तो आप अगर रेफरल लिंक है, जो उस लिंक से ज्वाइन करेगा आपको पैसा आएगा, वो भी जुआ लगा रहा है। इसने पूरा एक सर्कल बनता जा रहा है। डक्की जो था उसको किसी गेम ने अप्रोच किया, डक्की ने उसकी प्रमोशन की, खुद भी पैसा कमाया और खूब कमाया, और बाकी लोग भी जो है वो इस जद में आए। एक ये चीज़ जो है गैम्बलिंग, जुए को प्रमोट करना, ये टोटली एक इलीगल अनलॉफुल एक्ट है जिसके ऊपर उसको सज़ा हो सकती है। वो खुद इसको एडमिट भी कर चुका है। दूसरी बात, सिर्फ यही ऑफेंस नहीं लगाए गए, डक्की के ऊपर साइबर टेररिज्म का भी ऑफेंस लगाया गया है। साइबर टेररिज्म, दहशतगर्दी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, साद जिसको डक्की भाई कहा जाता है, एक इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, व्लॉगर हैं, टिकटॉकर हैं। इनको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और कहा जाता है कि इन पर गैम्बलिंग का केस है, गैम्बलिंग की एफआईआर है और ये अभी एफआईए की कस्टडी में है। इन पर क्या केस है और इसकी पैरवी कौन कर रहे हैं, हमारे साथ एडवोकेट अब्दुल रहमान मौजूद है। इनसे जानते हैं कि आखिरकार इस डक्की भाई जो हैं वो कैसे कानून के हाथों से बच सकते हैं और इन पर गैम्बलिंग का केस किस वजह पर बना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल रहमान, मुझे ये बताइएगा कि डक्की भाई के बारे में आप क्या जानते हैं और अभी तक आपने डक्की भाई को कैसा पाया? डक्की जो है एक काफ़ी मशहूर इन्फ्लुएंसर है। मैंने डक्की के व्लॉग तो नहीं देखे, लेकिन आज से 4 साल पहले एक यूट्यूब के इवेंट में मेरी मुलाकात ज़रूर हो चुकी है डक्की से। अब डक्की को मेन चीज़ है, अरेस्ट किया गया फ्रॉम द एयरपोर्ट। क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि उसके ऊपर एक एफआईआर थी। एफआईआर कौन सी थी? पीका एक्ट सेक्शन 13, सेक्शन 14, सेक्शन 25, सेक्शन 26, ये 4 ऑफेंस उसके ऊपर लगाए गए। और उसको क्यों लगाए गए? अब मेन चीज़ यही है। देखिए, पुलिस है, कोई भी इदारा है, एफआईए, एनसीसीआई है, अब उसका नाम चेंज हो चुका है, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब भी क्राइम होता है ना, जब एक शख्स एप्लीकेशन लेकर जाता है तो एनसीसीआई क्या करता है, जो दूसरी ओपोनेंट पार्टी होती है उसको बुलाती है, दोनों को सुनती है, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करने के बाद एफआईआर देती है। पुलिस में और एनसीसीआई में फ़र्क ये है कि जब क्राइम कमिट होता है फौरी तौर पर आप पुलिस स्टेशन में जाते हैं, एफआईआर देते हैं और एफआईआर हो जाती है। लेकिन एनसीसीआई में ये काम नहीं है। एनसीसीआई पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, पुलिस वाले बाद में इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अच्छा। लेकिन एनसीसीआई पहले इन्वेस्टिगेशन करता है, फिर एफआईआर देता है। और उस केस में भी जो एनसीसीआई होता है वो दोनों पार्टीज को बुला के सुनता है। अगर एफआईआर बन रही हो तो एफआईआर देता है, अदरवाइज नहीं देते। तो फिर दूसरी पार्टी क्या करती है, 22 से 22 भी लेकर डेट दायर कर देती है टू द सेशन कोर्ट। अब मामला कुछ ये है, डक्की को विदाउट इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर एफआईआर दे दी गई, जो कि मैं समझता हूँ एनसीसीआई की तरफ से एक टोटली अनलॉफुल इलीगल एक्ट है। ये किसी भी शख्स के जो है वो कह लें कि वो राइट टू फ्री ट्रायल के बिल्कुल खिलाफ है। आपने किसी को बताया नहीं, किसी को सुना ही नहीं और उस पर एफआईआर दे दी। पहला एक्ट एफआईए का ये। आपको क्या लगता है कि अगर डक्की भाई पर ये मामला इतने हुए हैं, उसको लाहौर एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया जाता है और अभी इनको रिमांड पर रखा गया है, उनको रिमांड वगैरह भी दिए जा रहे हैं, तो मुझे ये बताइएगा कि गैम्बलिंग का ऐसा केस कौन करवा सकता है और कौन हो सकता है इसके पीछे? मेन चीज़ ये है कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने बहुत कमाई की और वो जो है ना वो प्रोमिनेंट हो गए, वो उनका नाम जो है ना बहुत ज़्यादा आ गया। अब गुज़िश्ता दिनों हालिया में उसने काफ़ी एक बहुत ही महंगा घर ख़रीदा। घर को ख़रीदने के बाद ये हुआ कि उसके ऊपर जो है ना वो, यानी कि बहुत लोगों ने इसके ऊपर क्रिटिसाइज़ भी किया, कुछ लोगों ने उसको सराहा कि देखें जी एक यूट्यूबर ने इतना बड़ा घर खरीद लिया है। अब कोई भी, मैं हूँ या कोई भी शख्स है जिसको अपनी कस्टडी में रखा होता है, कोई ना कोई तो मुद्दई होता है ना जिसके खिलाफ जुर्म किया होता है। बिल्कुल ऐसा है। मुझे अगर पुलिस स्टेशन में अरेस्ट किया तो किसी वजह से अरेस्ट किया होगा, मेरा कोई मुद्दई भी होगा जिसने मेरे खिलाफ एप्लीकेशन दी है। कोई एक ऐसा बंदा सामने नहीं आया जिसने डक्की के खिलाफ एप्लीकेशन दी हो, तो फिर मुद्दई कौन है? मुद्दई एनसीसीआई खुद बना है। यानी कि अज खुद जो है वो कार्रवाई करके उसको अरेस्ट कर लिया और विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जो कि मेरे ख्याल से एक गलत एक्ट है। अब चूँकि इसके ऊपर बात आई है तो बाकी इन्फ्लुएंसर भी घेरे में आ सकते हैं। जैसा कि आपने गुज़िश्ता दिनों डायरेक्टर का बयान सुना, उन्होंने कहा कि इसके अलावा भी मैं बहुत सारे लोगों को अपनी हिरासत में लेकर आऊँगा और इसी जेल में बंद करूँगा जिस जेल में मैंने डक्की को बंद किया हुआ है। रिमांड के अंदर है। रिमांड के अंदर होता क्या है, रिमांड के अंदर आप उस इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो रिकवरी करवानी होती है वो रिकवरी करते हैं। ये जो है ना वो एक जो रिमांड होता है उसका मकसद है। लेकिन पाकिस्तान में जो रिमांड है, रिमांड का मतलब पाकिस्तान में ये है कि उसको अपनी कस्टडी में ले लो, उसको खूब मारो। बाकायदा उन्होंने सेल बनाए हुए हैं, टोटल सेल, वहाँ पे खूब मारा जाता है, करंट दिया जाता है और बड़े जहरीले किस्म के उनके पास जो है ना वो हथियार हैं, वो मारे जाते हैं, उनसे बातें बुलवाई जाती हैं। अब सुनने में ये भी बात आ रही है मुबज्जना तौर के ऊपर कि उस पर तशद्दुद भी किया गया और एक पॉडकास्ट में वो मान भी चुका है। असल में चक्कर पता क्या है, गैम्बलिंग किस वजह से पर लगाएगी, गैम्बलिंग केस क्यों लगाया गया? असल में बहुत सारी ऐप्स हैं, इवन कि मुझे भी बहुत सारे लोग अप्रोच करते हैं, कोई वीडियो वायरल हो जाए, सर आप हमारी गेम की प्रमोशन कर दें। गेम कौन सी है? एक गेम जो आप वैसे ही खेल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दिया B9, S9, ऐसी इस नाम की बहुत सारी गेम्स हैं जिसके अंदर आप गेम खेलते हैं
आप अगर जीते हैं उस पर पैसा भी लगाते हैं, पहले पैसा लगाते हैं, 10,000 आपने लगाया, अगर आप जीत जाएंगे तो 20,000 आएगा, अगर आप हार जाएंगे तो वो जो आपने लगाया वो भी जाएगा। इसको जुआ, इस जुए की गेम को आप जब प्रमोट करेंगे तो आपका अगर रेफरल लिंक है, जो उस लिंक से ज्वाइन करेगा आपको पैसा आएगा, वो भी जुआ लगा रहा है। इसने पूरा एक सर्कल बनता जा रहा है। डक्की जो था उसको किसी गेम ने अप्रोच किया, डक्की ने उसकी प्रमोशन की, खुद भी पैसा कमाया और खूब कमाया, और बाकी लोग भी जो है वो इस जग में आए। एक ये चीज़ जो है गैम्बलिंग, जुए को प्रमोट करना, ये टोटली एक इलीगल अनलॉफुल एक्ट है जिसके ऊपर उसको सजा हो सकती है। वो खुद इसको एडमिट भी कर चुका है। दूसरी बात, सिर्फ यही ऑफेंस नहीं लगाए गए, डकी के ऊपर साइबर टेररिज्म का भी ऑफेंस लगाया गया है। साइबर टेररिज्म, दहशतगर्दी, यानी कि आपने कोई शख्स जो साइबर टेररिज्म मोबाइल पे या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश करे तो वो साइबर टेररिज्म में आता है, जिसकी सज़ा उम्र कैद है